हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट की। कल हमारी होम मैनेजमेंट की पहली क्लास हुई थी, जिसमें हमने लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी के साथ-साथ हमने और भी जो इंट्रो की क्लास हमारी हुई थी, उसमें लगभग हमने 50 क्वेश्चन के अराउंड किया था। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो काफ़ी क्वेश्चन आपको मिले होंगे। आपने चीज़ों को रिवाइज़ ज़रूर किया होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि आपको होम मैनेजमेंट को स्टार्टिंग से ही एक बार पूरा का पूरा रिवाइज़ कर लेना है उसकी थ्योरी की क्लासेस को। तो कल हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया था, आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो डिस्कस करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका, सामान्य अर्थों में लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होता है जहां तक व्यक्ति या परिवारों द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। ये कथन किसका है? आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा होम मैनेजमेंट है, यहाँ से परिभाषाएं बहुत पूछी जाती हैं। तो आपको बताना है कि ये जो लक्ष्य के बारे में बात कही गई है, ये किसके द्वारा कही गई है? क्या ये जेपी शैरी के द्वारा कही गई है, निकिलियम डॉर्सी ने कहा है, एसपी सुखिया ने कहा है या फिर ग्रासियम कैंडल ने कहा है? तो ये जो परिभाषा दी गई है कि सामान्य अर्थों में लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होता है जहां तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। तो ये कथन आपके निकिल और डॉर्सी का है। जैसा कि आपको पता ही है कि निकिल और डॉर्सी साथ ही साथ ग्रास और कैंडल, ये दोनों आपके पूरे के पूरे होम मैनेजमेंट में आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, प्रेम, खेल, ज्ञान, कला और धर्म कैसे मूल्य हैं? आंतरिक मूल्य हैं, साधनात्मक मूल्य हैं, आदर्शात्मक मूल्य हैं या फिर दोनों यानी कि यांत्रिक और साधनात्मक। तो हमें पता है कि जो ये हमारे आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, प्रेम हैं, ये हमारे जो होते हैं ये आंतरिक और साधनात्मक दोनों होते हैं। लेकिन आप हमें ये बताइए कि ये जो मूल्य को बताया है, आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, प्रेम, खेल, ये किसने बताया है? ग्रास कैंडल ने बताया है या फिर निकिल डॉर्सी ने बताया है या फिर इरिन ओपेनहीम ने बताया है या फिर आपके किसने बताया है या फिर इसको पार्कर ने बताया है? तो ये जो मूल्य के बारे में बताया गया है, ये किसके द्वारा बताया गया है या आप एक बार बताइए, क्योंकि कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, जब हमने इंट्रो क्लास ली थी। तो ये आपके कैसे हैं? आंतरिक और साधनात्मक दोनों प्रकार के मूल्यों में आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है, इस प्रकार के लक्ष्यों को सामान्यतः अस्थायी माना जाता है। कल आपने लक्ष्य के प्रकार पढ़े थे। एक आपने देखा था दीर्घकालिक लक्ष्य, एक होता है अल्पकालिक लक्ष्य और एक आपका होता है मध्य अंत लक्ष्य होता है। तो आपको आप किस लक्ष्य को अस्थायी लक्ष्य की श्रेणी में रखते हैं? तो जो हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य होता है, इसे हम अस्थायी मानते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्य जो होते हैं आपके, वो अस्थायी होते हैं। हम अपने छोटे-छोटे गोल को, यानी कि हम छोटे-छोटे लक्ष्य को निर्धारित करके अपने बड़े लक्ष्य की तरफ पहुँचते हैं। एक ही दिन में आप बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब जैसे अगर बात की जाए बड़े लक्ष्यों में, तो उदाहरण के तौर पर हम ध्यान रख सकते हैं, बड़े लक्ष्यों में हमारा घर बनवाना आता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो एक दिन में घर थोड़ी ना बनवा सकता है। उसके लिए उसको समय चाहिए, वो थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करेगा, तब उसके पास एक बड़ा अमाउंट आएगा और वो घर बनवा पाएगा। इसी तरह से आपको पता है कि जब हम बात करते हैं बच्चों की शिक्षा की, तो बच्चों की शिक्षा, ये भी एक आपका दीर्घकालीन लक्ष्य होता है। बच्चा धीरे-धीरे एलकेजी, यूकेजी, देन फर्स्ट क्लास, सेकंड, फिफ्थ, ऐसे-ऐसे वो अपना एक क्रम से बढ़ता जाता है और अपने बड़े से लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो जो हमारे दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, ये सामान्यतः हम इनको अस्थायी मानते हैं।
और जो हमारे छोटे-छोटे लक्ष्य होते हैं, हम इनको परिवर्तित करते रहते हैं। या कि जैसे जब हम मध्य अंत लक्ष्य की बात करते हैं, तो मध्य लक्ष्य अंत आपके जो छोटे गोल होते हैं, उनको प्राप्त करने में हम इनका सहयोग लेते हैं। जैसे जैसे आपको मार्केट जाना है, कपड़ा खरीदना है। आपका लक्ष्य क्या है? एक छोटा-सा गोल बनाया आपने कपड़ा खरीदने का। लेकिन कपड़ा खरीदने के लिए आप सबसे पहले कहाँ जाएँगे? बैंक जाएँगे और पैसा निकालेंगे। तो जो आप बैंक गए, आपने पैसा निकाला, ये आपका मध्य अंत लक्ष्य था। यानी कि आपने अपने गोल को प्राप्त करने के लिए एक छोटा-सा गोल बनाया कि हमें पैसा लेना है, उसके बाद हमें जाना है कपड़े खरीदने, ठीक? तो मध्य अंत क्या है? दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है? साथ ही साथ आपका लघु या फिर अल्पकालीन लक्ष्य क्या होता है? तीनों आप समझ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है निम्न में से किसे गृह व्यवस्था का हृदय कहा जाता है? ये जो गृह व्यवस्था का हृदय कहते हैं वो तो हम निर्णय प्रक्रिया को कहते हैं और यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि निर्णय प्रक्रिया को गृह व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। अब क्या आप बताएंगे कि ये कहा किसने है? जैसे ये गृह व्यवस्था का हृदय जो होता है वो निर्णय प्रक्रिया होता है, इसके बारे में बताया किसने है? बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। विरोधपूर्ण स्थिति को तय करने के लिए फॉलेट ने सुझाव नहीं दिया है। आपको पता है कि जब हम बात करते हैं समूह की, जब हम कोई डिसीजन या कोई निर्णय ग्रुप में लेते हैं, तो उसमें जब ग्रुप में लोग होते हैं, तो उनके बीच द्वंद्व होना स्वाभाविक है। उनके बीच विरोध होना स्वाभाविक है। लेकिन अब विरोध है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम जो है समूह में कार्य ना करें या समूह में कोई निर्णय ना लें। तो इसके लिए जो आपके पॉलेट महोदय हैं, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। 5 सुझाव दिए थे और उन्होंने कहा कि द्वंद्व को समाप्त करने के लिए हम इन 5 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 यहाँ पर दिया गया है, इसमें से एक आपका नहीं है। वो क्या है? क्या स्वेच्छा से समर्पण करना, समझौता करना, विरोध करना या फिर एकीकरण करना? तो वैसे तो आपने फॉलेट के सुझाव पढ़ रखे हैं। आपने कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने विरोध करने की बात कही है। उन्होंने तो विरोध को ही शांत करने की बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई एक पक्ष अपना दबाव बना देता है, कोई एक पक्ष होता है जो स्वेच्छा से समर्पण कर देता है, या हम समझौता कर सकते हैं, या फिर हम एकीकरण कर सकते हैं। ठीक? तो इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन इन्होंने विरोध करने की बात नहीं की। इन्होंने सिर्फ विरोध को शांत करने की बात की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है निर्णय प्रक्रिया का चरण नहीं है। निर्णय प्रक्रिया का चरण इसमें से क्या नहीं है? आप निर्णय प्रक्रिया के जो चरण है उसको 2 पढ़ते हैं। एक तो आपको 5 मिल जाता है और एक जगह आपको मिलता है 3। जब हम 3 की बात करते हैं तो वो जॉन ड्यूबी के द्वारा बताया गया था। जब हम बात करते हैं निर्णय प्रक्रिया के चरण की, ऑप्शन दिया है आपका कि समस्या की अस्पष्टता, उत्पन्न समस्या के लिए विकल्पों की खोज, विकल्पों की विषय में सोचना या फिर एक विकल्प को चुनना। तो निर्णय प्रक्रिया के चरणों में ये चरण नहीं है कि हम समस्या की अस्पष्टता करें। सबसे पहले तो हमें यही करना होता है कि अपनी समस्या को समझना होता है, समस्या को पहचानना होता है। तो जब समस्या में अस्पष्टता रहेगी तो ये निर्णय प्रक्रिया का चरण नहीं है। समस्या में स्पष्टता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि समस्या क्या है, ठीक? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? समस्या की अस्पष्टता ये निर्णय प्रक्रिया के चरणों में नहीं आता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उत्तम विकल्प के चुनाव के लिए ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। जब हम उत्तम विकल्प का चुनाव कर रहे हों, तो हमें किस चीज़ को नहीं ध्यान रखना है? क्या समयानुकूल नहीं रहना है, कम प्रयास, खतरा या फिर सुरक्षा? तो जब हम उत्तम विकल्प के लिए चुनाव कर रहे हों, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किसका ध्यान नहीं रखना है?
हमें यहाँ पर सुरक्षा का ध्यान नहीं रखना है, ठीक? क्या नहीं ध्यान रखना है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम जब उत्तम विकल्प के चुनाव की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम सुरक्षा को ध्यान नहीं रखते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, ज्ञान नहीं है, पारिवारिक साधन नहीं है, मूल्य नहीं है या फिर योजना नहीं है। तो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्वों में आपका ये जो योजना है ये नहीं आता है। योजना तो आप पहले ही बनाते हैं ना। हम बात कर रहे हैं निर्णय प्रक्रिया की, ठीक? तो इसमें ज्ञान, पारिवारिक साधन, मूल्य ये सब आते हैं, लेकिन योजना आपका नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। कह रहा है, यह किसने कहा है कि निर्णय व्यवस्था प्रक्रिया की सबसे छोटी इकाई है, किंतु यह भौतिक विज्ञान के अणु के समान है? तो वैसे तो आपको परिभाषा याद ही रख लेनी है कि ये परिभाषा किसकी है। क्या ब्रैटन की है, ग्रास कैंडल की है, ओपेनहीम की है या फिर निकिल डॉर्सी की है? तो इसका आंसर पहले जान लेते हैं। ये कथन जो है ये ब्रैटन का है। लेकिन आप ये पूरी परिभाषा में अगर आपसे ये पूछा जाए कि निर्णय प्रक्रिया को भौतिक विज्ञान के अणु से किसने तुलना की है, तो आप इनका नाम ध्यान रखेंगे। जैसे हम व्यवहारिक विज्ञान का ध्यान रखते हैं, एक्शन ऑफ साइकिल का ध्यान रखते हैं। इसी के साथ-साथ हम ग्रिप व्यवस्था की तुलना बाँध से किसने की है, इस चीज़ को याद रखे हैं। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि निर्णय प्रक्रिया की सबसे छोटी इकाई है। निर्णय जो है व्यवस्था प्रक्रिया की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन यह भौतिक विज्ञान के अणु के समान है। तो भौतिक विज्ञान के अणु के समान किसने चर्चा की है या तुलना की है? तो ब्रैटन ने की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति निर्णय को किया गया है। क्या ये विस्थापन है, संस्थापन है, प्रतिस्थापन है या फिर नियोजन है? तो निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति निर्णय किया जाता है, तो वो आपका प्रतिस्थापन आ जाता है। ठीक? क्या आ जाता है? तो वो आपका प्रतिस्थापन आ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। अधिकांश विद्वानों के अनुसार विद्वानों के अनुसार निर्णय क्रिया का चरण है क्या? समस्या क्या है? विकल्प क्या है? कौन सा विकल्प उत्तम है? उपरोक्त सभी। तो आपको अगर याद हो तो कल भी हमने डिस्कस किया था और अभी इसी लाइन को हमने 2-3 क्वेश्चन पहले दोहराया था। क्या? कि जॉन ड्यूबी ने निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण दिए थे? 3 चरण। क्या? समस्या क्या है? विकल्प क्या है? और कौन सा विकल्प उत्तम है? और यही बात आपकी ग्रास और कैंडल ने भी तो कही थी। तो जो आपका विद्वानों का अधिकांश मानना है वो यही 3 चरण मानते हैं। आपकी सबसे पहले आप समस्या समझिए कि आपके पास समस्या क्या है। दूसरा आप ये देखिए कि आपके पास कौन-कौन से विकल्प हैं और उन विकल्पों में से सबसे उत्तम, सबसे उपयुक्त विकल्प जो हो उसी का चुनाव करें आप। और ध्यान रखें, आप जब विकल्पों का चुनाव कर लेते हैं, तो आपने जो भी विकल्प चुना है, उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा हो, आपको दोनों स्वीकार करना होगा। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में से कौन सा तत्व निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? क्या ये निर्णय की स्थिति है? क्या ये निर्णय में अंतर संबंध है? क्या उपलब्ध वस्तुओं के प्रति अज्ञानता है या फिर पारिवारिक साधन है? तो जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, उसमें आपका उपलब्ध वस्तुओं के प्रति अज्ञानता होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? यानी कि कब पड़ती है? क्या नई परिस्थितियों में समायोजन में पड़ती है? घर में विशिष्ट स्थिति उत्पन्न होने पर? जब योजनाएं दीर्घकालिक हो या फिर उपरोक्त सभी?
तो निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता आपको हर चरण में होती है। आप ये भी तो जानते हैं ना कि निर्णयों की श्रृंखला होती है। तो हमारा हम एक निर्णय लेते हैं, फिर हमें दूसरा निर्णय लेना है। छोटे-बड़े निर्णय लेते रहते हैं हम। तो जब हम बात करते हैं कि निर्णय प्रक्रिया में किनकी आवश्यकता पड़ती है, तो हमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है निर्णय प्रक्रिया की। जैसे अगर कोई नई स्थिति है, तो उसमें समायोजन के लिए हमें निर्णय लेना है। घर में कोई विशिष्ट स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो भी हमें निर्णय लेना है। या जब आपकी योजनाएँ दीर्घकालिक होती हैं, तब भी आपको बड़े यानी कि निर्णय प्रक्रिया में इन सब की आवश्यकता होती है। ठीक? यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। संगठन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिवार का आकार नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है, योजना नहीं है या फिर पारिवारिक उत्तरदायित्व का कार्यभार। तो ध्यान रखेंगे जब हम बात करते हैं संगठन, यानी संगठन को प्रभावित ऑर्गेनाइजिंग की बात हो रही है, को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो ये आपका जो योजना है, ये संगठन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पारिवारिक साधन के प्रकार हैं कौन-कौन से? परंपरागत या गैर परंपरागत, मानवीय व अमानवीय, लोचमय एवं आलोचमय, पूर्ण एवं अपूर्ण। आपको ये क्वेश्चन बहुत जाना-पहचाना लग रहा होगा, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जो पारिवारिक साधन हैं, वो 2 प्रकार के हैं, कौन-कौन से? मानवीय और अमानवीय। अब मानवीय क्या होता है? तो जो मानव के अंदर निहित है, जैसे जैसे आपके अंदर आपकी बुद्धि है, आपका विवेक है, आपका साहस है, आपका धैर्य है, आपका ज्ञान है, आपका कौशल है, ठीक? ये जो भी हमारे अंदर है, सब हम मानवीय होते हैं। इन्हें हम छू देख नहीं सकते, मतलब कि छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और चुरा नहीं सकते। दूसरा आपका अमानवीय होता है, जिस चीज़ को भी आप देख सकें, छू सकें, चुरा सकें, वो सारे के सारे आपके अमानवीय होते हैं। अब इसमें कोई भी वस्तु हो सकता है, जैसे जैसे पेन हो गया, बॉक्स हो गया, आपकी बुकें हो गई, टेबल, मेज़, कुर्सी, जो भी एक्स, वाई, जेड आपको जो भी दिखेगा, सब आपका क्या होगा? अमानवीय होगा। ठीक? चलिए, तो ये आपके पारिवारिक साधन 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय और अमानवीय। इसके एग्ज़ाम्पल भी आप कई देख चुके हैं, तो एग्ज़ाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है, साधनों को मानवीय और अमानवीय में वर्गीकृत किया है। किसने किया है? ग्रास कैंडल ने किया है, निकिल डॉर्सी ने किया है, दोनों ने किया है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। कल भी आपने चर्चा किया था कि जो हमारा मानवीय साधन है और अमानवीय साधन है, इसको वर्गीकृत दोनों ने किया है। ग्रास कैंडल ने किया है और निकिल डॉर्सी ने किया है। डिफरेंस दोनों में समय का आ जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एग्ज़ाम में भी कभी-कभी हमें फँसा देता है। एग्ज़ाम में भी कभी-कभी मानवीय में दे देगा, कभी-कभी अमानवीय में दे देगा। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको आप बखूबी समझ पाएँगे कि ये मानवीय में है या अमानवीय में है। आपको एग्ज़ाम्पल ऐसे दिए ही जाएँगे, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर। अमानवीय साधन है, समय है, ज्ञान है, शक्ति है, धन है। आप ये बताइए अमानवीय हमारा वही तो होता है जिसे हम छू सकें, चुरा सकें। अब आप इन तीनों में से किसे छू सकते हैं? क्या किसी चीज़ को छू सकते हैं, चुरा सकते हैं, देख सकते हैं? क्या आपने कभी देखा, अरे देखो वो 24 घंटे में से 1 घंटा जा रहा है, समय जा रहा है, नहीं देखा। या आपने कहा कि देखो वो 1 घंटा बैठा है वहाँ, नहीं, समय नहीं बैठा होता है। ज्ञान, ज्ञान आपका अपना है, आपके अंदर है, आपकी अभिव्यक्तियाँ, कौशल, क्षमताएँ, साहस, धैर्य, सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। लेकिन धन जो है, धन आपका अमानवीय में आता है और धन को कोई भी देख सकता है, छू सकता है, चुरा सकता है। ठीक?
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ कि जो धन है हमारा वो हमारा अमानवीय साधन के अंतर्गत आता है। बाकी ज्ञान और समय और शक्ति ये दोनों ऐसे हैं कि हम इनको मानवीय और अमानवीय में रख देते हैं। जब जैसे जहाँ आवश्यकता होती है उस प्रकार से हम इनको उठाकर पटक देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। भौतिक साधन है, नहीं है। अब भौतिक क्या है? तो भौतिक मतलब जैसे जो चीज़ आप देख सकते हैं, भौतिक को ही हम अमानवीय साधन कहते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि क्या इसमें से भौतिक साधन नहीं है। धन बिल्कुल देख सकते हैं, कोई वस्तु बिल्कुल देख सकते हैं, सामुदायिक सेवाएँ या फिर शक्ति। तो जब हम बात करते हैं किसकी भौतिक की, भौतिक नहीं है तो उसमें जो हमारा शक्ति आ जाता है ये आपकी भौतिक की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्यक्तिगत साधन नहीं है। कौन नहीं है? व्यक्ति की रुचियाँ नहीं हैं, मानवीय गुण नहीं है, या फिर आपका भावनाएँ नहीं हैं या फिर वस्तुएँ नहीं हैं। तो जो जो व्यक्तिगत साधन नहीं है, व्यक्तिगत साधन के अंतर्गत ये वस्तुएँ नहीं आती हैं। बाकी आपकी रुचि, आपके गुण, आपकी भावनाएँ सब आपके अंदर निहित हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। साधनों की विशेषता नहीं है। साधन असीमित होते हैं, साधन उपयोगी होते हैं, साधन सीमित होते हैं, साधनों में अंतर संबंध होता है। तो साधन के बारे में आपने काफ़ी लाइनें पढ़ रखी हैं। जैसे आपको यही पहला ऑप्शन ही याद होगा कि जो साधन है वो हमारा असीमित नहीं है बल्कि सीमित है। और तो हम देखते भी हैं कि कम से कम समय, कम से कम शक्ति, कम से कम धन खर्चा करके हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। आपके पास जो भी संसाधन हैं वो सीमित हैं। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा कि साधन हमारे सीमित नहीं होते हैं, सॉरी सीमित होते हैं, असीमित नहीं होते हैं। संसाधन आपके हर साधन आपका उपयोगी है। हो सकता है कि कुछ का हम अभी उपयोग ना कर पा रहे हों, हो सकता है भविष्य में हम उनको उपयोग करें, या जो कुछ हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम अभी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वैसी टेक्निक नहीं है, हमारे पास तकनीक नहीं है। बाद में जब हमारे पास नई-नई टेक्निक आएँगी तो हम उन संसाधनों का उपयोग करेंगे, है ना? तो ये उपयोगी होते हैं, सीमित होते हैं और इनमें अंतर संबंध भी होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाले 3 तत्व हैं। कौन-कौन से? बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधा या बचत करने की योग्यता। इसमें यही 3 आते हैं। जब हम बात करते हैं बचत को निर्धारित करने वाले तत्व तो ये 3 आते हैं, लेकिन बचत करने की आवश्यकता ये आपके पारिवारिक बचत में नहीं आता है। पूछा जाता है पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाले कितने तत्व हैं? तो इन्हीं तीनों का नाम ध्यान रखेंगे आप कि आपके पास बचत करने की इच्छा होनी चाहिए, आपके पास बचत करने की सुविधा होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बचत करने की योग्यता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 पर। बैंक में धन जमा करने का प्रमुख खाता नहीं है। क्या निश्चित जमा खाता नहीं है, चालू खाता नहीं है, बचत खाता नहीं है या फिर राष्ट्रीय बचत पत्र नहीं है? तो ये जो आपका राष्ट्रीय बचत पत्र है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये आपका डाकखाने के द्वारा दिया जाता है। जबकि यहाँ पर हम बैंक में धन जमा करने की बात कर रहे हैं, तो आपके ये सभी प्रकार के खाते बैंक में खोले जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार के खाते में आपको ब्याज नहीं मिलता है? तो ये जो आपका चालू खाता होता है इसमें ब्याज नहीं मिलता है, बाकी इसका राइट आंसर आपका हो गया राष्ट्रीय बचत पत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 पर। राष्ट्रीय बचत पत्र जारी कौन करता है? बैंक, डाकघर, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया या फिर जीवन बीमा ट्रस्ट?
अभी-अभी आपने सुना कि जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र की, तो ये डाक खाने के द्वारा या डाकघर के द्वारा जारी किया जाता है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है। कभी भी आप इसको बैंक मत लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जीवन बीमा का प्रकार नहीं है। आपने जीवन बीमा कई प्रकार के देखे हैं। क्या किसान विकास पत्र नहीं है, आजीवन बीमा नहीं है, बंदोबस्ती बीमा नहीं है या फिर बीमा संदेश नहीं है? तो जब हम बात करते हैं जीवन बीमा के प्रकार की, तो ये किसान विकास पत्र जीवन बीमा का प्रकार थोड़ी ना है। किसान विकास पत्र इससे संबंधित नहीं है आपका, लेकिन आजीवन बीमा, बंदोबस्ती बीमा, बीमा संदेश ये सब जीवन बीमा के ही प्रकार होते हैं। जीवन बीमा जिसे हम एलआईसी कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। गृह लक्ष्मी को अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। एक आदर्श बहू के रूप में, एक आदर्श पत्नी के रूप में, एक अच्छी माँ के रूप में या फिर उपरोक्त सभी। तो जो एक गृह लक्ष्मी होती हैं, उनको इन सभी रूपों में अपना भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। एक अच्छी बहू के रूप में, एक आदर्श पत्नी के रूप में, एक अच्छी माँ के रूप में। ठीक? ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, वहीं से मैंने उठाया है, नहीं तो आप सोचे कि मैंने अपने मन से ये सिर्फ़ आदर्श अच्छी बहू बनने का या फिर अच्छी पत्नी बनने का, अच्छी माँ बनने के बारे में हमने कहा है। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, नहीं तो आप लोग हम पे भड़क जाएँ कि हाय राम! हमको कह रही हैं अच्छा बहू बनो। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। कह रहा है परिवार में प्रबंधक कहलाता है। परिवार का प्रबंधक कौन होता है? परिवार का मुखिया, पत्नी, बच्चे या फिर नौकर? तो परिवार में प्रबंधक वो होता है जो परिवार का मुखिया होता है। परिवार के मुखिया को हम परिवार का प्रबंधक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है 27 क्या कह रहा है? क्या आपसे पूछ रहा है कि किस रूप में गृहिणी बच्चों में मानवोचित गुण का विकास करती है? एक जो बच्चा होता है, आपको पता है कि बच्चे की पहली शिक्षिका कौन है? उसकी माँ होती है। तो एक जो गृहिणी है, वो किस रूप में बच्चे में मानवोचित का विकास करती है? आयोजक के रूप में, नियंत्रक के रूप में, शिक्षिका के रूप में या फिर गृह निर्माता के रूप में? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि शिक्षिका के रूप में। बच्चे की पहली पाठशाला उसका परिवार है। बच्चे की पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है। और ये जो लाइन आपने सुना कि बच्चे का पहला परिवार जो है वो पहली पाठशाला परिवार है। माँ जो है उसकी पहली शिक्षिका है। ये आपको बड़ी फेमस लाइन है, आपको हर बुक में मिल जाएगी आराम से। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। पत्नी को होना चाहिए कैसा? पति का प्रतिद्वंदी होना चाहिए, सहायिका होना चाहिए, संरक्षक होना चाहिए या फिर उसका शिक्षक होना चाहिए? तो जो एक पत्नी है, उसको अपने पति का सहायक होना चाहिए, सहायिका होनी चाहिए। प्रतिद्वंदी, संरक्षक, शिक्षक नहीं बनना है उसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आईएसआई आईएसआई चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आईएसआई चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। क्या आप हमें कोई एक एग्जाम्पल बताएंगे जिसमें आईएसआई का मार्क लगा होता है? एक बार बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बिजली के उपकरणों पर चिन्ह होता है क्या? आईएसआई का, एगमार्क का, एफपीओ का या फिर पीएसए का? तो बिजली के तार जो आपके स्टेनलेस स्टील या स्टील के बर्तन हो गए, इन सभी पर किसका चिन्ह लगा होता है? तो इन सभी पर आईएसआई का मार्क लगा होता है। और अगर हम बात करें एगमार्क, तो आप जानते हैं इसी के साथ-साथ हम कई और मार्क के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हॉलमार्क, सिल्क मार्क, वुल मार्क। तो ये जैसे हॉलमार्क सोने पर लगता है, इको मार्क पर्यावरण पर लगता है। साथ ही साथ और भी हमने 2 नाम लिया था क्या? वुल मार्क तो वुल के कपड़ों पर लगता है
और जो आपका सिल्क मार्क है, ये आपके सिल्क के कपड़ों पर लगता है। एक पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा, जब आप पढ़ते हैं न्यूट्रिशन साइंस, तो जो उसमें लास्ट सेकंड क्लास होगी उसमें, आप उसमें देखेंगे तो हमने उसमें कई लोगों के बारे में ज़िक्र किया है, क्योंकि आपको पता है कि अब तो लोगों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जैसे अभी तक ये पूछा जाता था कि ये किसमें लोगो लगता है? अब पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है, जैसे कि अभी हाल-फिलहाल का जो क्वेश्चन था कि हरे रंग के डिब्बे में 2 पत्ती बनी है, नीचे वेगन लिखा है, तो ये किसका लोगो है? कुछ इस तरह से आपसे डिज़ाइन करके पूछा जाता है। तो हमने आपको पहले ही एक क्लास हमने ली थी, या तो आप न्यूट्रिशन साइंस में देखेंगे या फिर आप टेक्सटाइल में देखेंगे, दोनों में से एक क्लास में है। क्योंकि उसमें हमने फसाई वगैरह का भी ज़िक्र किया था, तो मुझे एक्चुअली पूरा याद नहीं है कि वो हमने होम में इसमें उसको हमने टेक्सटाइल में किया था या फिर न्यूट्रिशन साइंस में किया था। बट लास्ट में किया था, इतना मुझे अभी याद आ रहा है। तो उसमें आप देख लेंगे हर एक लोगो को। हो सकता है कि आपके सामने लोगो दे दिया जाए, पूछा जाए, या फिर आपसे लोगो के बारे में व्याख्या कर दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये किसका लोगो है। थोड़ा-सा आप अपनी तैयारी को ऊपर रखेंगे, थोड़ा-सा ऊपर के लेवल पर लेकर जाएँगे, आप इन चीज़ों को भी थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। हालाँकि ये आपके नेट में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31 पर। डिब्बा बंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा होता है, किसका? एग मार्क का, आईएसआई का, एफपीओ का, या फिर आपका वुल मार्क का। तो वुल मार्क वुल के कपड़ों पर लगेगा। बात करते हैं जब हम डिब्बा बंद वाले खाद्य पदार्थ पर, तो उसपे आपका एफपीओ का चिन्ह लगा होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। परिवार का मौलिक और सार्वभौमिक कार्य है। परिवार का मौलिक और सार्वभौमिक कार्य क्या होता है? आय का प्रबंध करना, मनोरंजन करना, संतानोत्पत्ति या फिर सामाजिकरण। तो हर एक परिवार का जो मौलिक और सार्वभौमिक कार्य होता है, वो संतानोत्पत्ति का होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। परिवार की विशेषता है क्या है? सार्वभौमिकता होती है, सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति होती है, भावनात्मक आधार होता है, या फिर उपरोक्त सभी। जब हम बात करते हैं परिवार की विशेषता की, तो परिवार की ये सारी विशेषता हैं। सिर्फ आपका या हमारा परिवार नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँगे, आपको परिवार मिलेगा। तो परिवार क्या है? ये आपका सार्वभौमिक है। दूसरा, ये सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थित है, भावनात्मक आधार होता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका परिवार के बारे में लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34 पर। यहाँ पर आपको कुछ विवाह से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। हालाँकि विवाह वाले क्वेश्चन हमने पहले ही कर रखे हैं। जब एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करती है, तो परिवार की स्थापना करती है, तो ऐसे परिवार को हम क्या कहते हैं? बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, एक विवाह, या फिर समूह विवाह। जब एक स्त्री एक है, जब फीमेल एक है लेकिन मेल कई हैं, तो ये आपका बहुपति विवाह हो जाएगा, यानी कि इसने बहुत से पतियों से विवाह किया था। और जब एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करेगा, तो वो आपका बहुपत्नी विवाह कहलाएगा, यानी कि उसकी बहुत सारी पत्नियां हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे एक पत्नी के कई पति हैं, इसको पूछा था, तो इसे हम बहुपति विवाह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। संख्या के आधार पर इनमें से परिवार कौन से प्रकार का होता है? प्राथमिक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं कि ये सारे परिवार के ही प्रकार होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 36 पर। परिवार में प्रमुख रूप से संबंध बनाए जाते हैं पति पत्नी के, माता पिता और बच्चों के, भाई बहन के, उपरोक्त सभी। तो परिवार में जो संबंध होते हैं, ये सारे ही तो होते हैं कि माता पिता हैं,
माता-पिता के साथ-साथ पति माता-पिता के साथ-साथ बच्चे हैं, पति और पत्नी हैं, भाई-बहन हैं, इन सभी का तो संबंध होता है परिवार से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 पर। परिवार का स्थायित्व निर्भर होता है पति-पत्नी के संबंध पर, अच्छे पारिवारिक संबंध पर, संतानोत्पत्ति पर या फिर आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर। जब हम बात करते हैं परिवार का अस्थायित्व, तो ये परिवार के अच्छे संबंधों पर यानी कि अच्छे पारिवारिक संबंधों पर निर्भर करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है 30 नंबर 8? कह रहा है अच्छे पारिवारिक संबंधों के निर्माण के लिए माता पिता का अपने बच्चों के प्रति व्यवहार होना चाहिए। आपसे लालन पालन की सबसे अच्छी शैली पूछी जाती है ना, कई बार पूछी गई है। 4 आपने पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो एक बार चारों को बताइएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक अच्छे पारिवारिक संबंधों के निर्माण के लिए जो माता पिता हैं उनका अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। प्रजातांत्रिक होना चाहिए, अधिकारवादी होना चाहिए, अधिक कठोर होना चाहिए या फिर तिरस्कारपूर्ण होना चाहिए। तो एक अच्छे पारिवारिक संबंध के लिए माता-पिता का अपने बच्चों से प्रजातांत्रिक व्यवहार होना चाहिए। प्रजातांत्रिक व्यवहार एक अच्छा व्यवहार होता है जब हम अधिकारवादी का मतलब प्रजातांत्रिक का मतलब क्या है कि हम उन पर दबाव भी नहीं डाल रहे हैं और हम उनको बिल्कुल एकदम से फ्री भी नहीं छोड़ रहे हैं कि जाओ तुम्हारा जैसे एक होते हैं ना निग्लेक्ट करने वाले कि आपकी जो मर्जी वो करो, वो नहीं अच्छा है। या बहुत ज़्यादा किसी पर रौब जमाना, धौंस जमाना, अधिकार अपना जमाना, ये अच्छा नहीं है, ये भी बेकार होता है। अति कठोर मतलब बहुत ही रिजिड माता-पिता होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तिरस्कारपूर्ण, बच्चे को तिरस्कार नहीं चाहिए। बच्चे क्या किसी को भी तिरस्कार पसंद आता है क्या? नहीं आएगा। ना बच्चे को आता है, ना बड़े को आता है। तो जो सबसे अच्छा व्यवहार होता है वो प्रजातांत्रिक होता है। ठीक? क्या होता है? प्रजातांत्रिक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 पर। पिता का पुत्र के साथ व्यवहार होना चाहिए कैसा? मित्रवत, सहयोगी, स्नेहपूर्ण या फिर उपरोक्त सभी। तो जो पिता है उसका अपने पुत्र के साथ ये सारे व्यवहार होने चाहिए। वो मित्रवत भी उससे बात कर सके, घुल मिल सके, सहयोग भी उसे जब आवश्यकता हो तो सहयोग दें, उसे स्नेह प्रेम की आवश्यकता होती है तो वो भी दें। यानी कि ये सारे आपके पिता का पुत्र के साथ व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए कि वो मित्रवत रहें, सहयोगी रहें, स्नेहपूर्ण भाव से रहें। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। परिवार में पारिवारिक संबंधों के खराब होने का प्रमुख कारण है क्या है? क्या निजी इच्छाओं की अवहेलना है, वयस्कों का अधिकारवादी प्रवृत्ति है या अधिक नियंत्रण उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात कर रहे हैं परिवार में पारिवारिक संबंध खराब क्यों होते हैं? आपके और हमारे घर में होते हैं, सबके घर में होते हैं। तो पारिवारिक संबंध खराब क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों की इच्छाओं का, अपनी इच्छाओं की, उनके निजी इच्छाओं की अवहेलना होती है, इससे भी खराब होते हैं। वयस्कों का अधिकारवादी प्रवृत्ति मतलब जो वयस्क हैं, वो अपने से छोटों पर अधिकार जमाते हैं। मतलब कैसे? जैसे कि हमने ऑर्डर दे दिया या हमने ये कह दिया तो तुम्हें करना ही करना है क्योंकि तुम छोटे हो। तो ये अधिकार जो वादी प्रवृत्ति है, ये भी परिवार के संबंध को खराब करता है। अधिक नियंत्रण, अधिक नियंत्रण तो हर किसी को भी खराब लगेगा। अब चाहे वो बच्चा हो या किशोर हो, वयस्क हो या फिर हम बात कर लें वृद्ध की ही, तो अधिक नियंत्रण नहीं अच्छा होता है। यानी कि ये सारे कारण हो सकते हैं एक पारिवारिक संबंध को खराब करने के। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर भी एक आपको परिभाषा मिल रही है, क्या है? परिवार दो संबंधित युवा व्यक्तियों से प्रारंभ होता है, अपने विस्तृत अवस्था में यह वृद्धि करता है और अंत में दो वृद्ध व्यक्ति के रूप में पुनः आ जाता है। ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है? जिस किसी ने भी दी है, इसी एक लाइन में उसने एक्शन ऑफ साइकिल को बताया है। क्या? कि
पारिवारिक संबंध जब दो व्यक्ति, एक युवक और एक युवती विवाह नामक बंधन में बंधते हैं, तब वो अपने परिवार का निर्माण करते हैं। विस्तृत अवस्था जो कि एक्शन ऑफ साइकिल सॉरी फैमिली ऑफ साइकिल की दूसरी अवस्था है। इसमें वृद्धि करते हैं, इसमें बच्चे महाविद्यालय तक अपने व्यवसाय तक जाते हैं। जब पहला बच्चा सेटल हो जाता है, तो यहाँ पर वो समाप्त होता है। उसके बाद आती है तीसरी अवस्था, जिसे हम खाली घोंसला कहते हैं और इसमें सारे बच्चे अपना सेटल हो जाते हैं। वही 2 व्यक्ति जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने परिवार की स्थापना की थी, परिवार की शुरुआत की थी, वही 2 व्यक्ति लास्ट में बचते हैं। अब इन्होंने तो फैमिली साइकिल को बता दिया। अब ये परिभाषा बताया किसने? क्या इलियट और मैरेल ने बताया? ऑकबर्न और निमकॉफ ने बताया? ग्रास कैंडल ने बताया या फिर ओपेनहीम ने बताया? तो ये जो परिभाषा दी गई थी, वो ग्रास और कैंडल के द्वारा दी गई थी। इन्होंने ही बताया था इसके बारे में। और आपको पता है कि जो ये आपके पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा दी थी, किसने दी थी? ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रारंभ होता है कहाँ से? विवाह के पश्चात, बच्चों के जन्म के पश्चात, वृद्धावस्था में या फिर किशोरावस्था में? तो परिवार की शुरुआत तो तभी होती है जब एक पुरुष और स्त्री विवाह नामक संस्कार में बंधते हैं, तब जाकर परिवार का निर्माण होता है उनके। इससे पहले वो अपने माता-पिता के परिवार के एक सदस्य होते हैं, उनका अपना खुद का परिवार नहीं होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था को परिवार का स्थापत्य काल कहा जाता है? आपको बताना है, आपने पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाओं को पढ़ा है, जो कि बिगलो ने दिया था। पहली अवस्था जिसे हम प्रारंभिक अवस्था कहते हैं, इसको इसमें जो है जब व्यक्ति विवाह करता है, विवाह के बाद इसमें दोनों समायोजन करते हैं, क्योंकि आपको पता है लड़की अलग अलग घर से होती है, लड़का अलग घर से होता है। तो दोनों आपस में सामंजस्य बैठाने का कार्य करते हैं। सामंजस्य इसी में समायोजन करते हैं, इसी को हम स्थापत्य काल कहते हैं। इसी में ये अवस्था यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था है जीवन चक्र की, इस प्रारंभिक अवस्था का समापन कब होता है? जब प्रथम शिशु का जन्म होता है। जन्म के बाद ही आपकी दूसरी अवस्था चालू हो जाती है, जिसमें बच्चे का लालन-पालन से लेकर बच्चे के व्यवसाय तक शामिल होता है। बच्चा अपना सेटल हो जाता है, उसकी भी शादी-वादी करवा देते हैं और फिर इनकी तीसरी अवस्था चालू हो जाती है उसके बाद, ठीक? और जब बच्चा सबसे छोटा, घर का सबसे छोटा बच्चा जब अपना क्या करता है, सेटल हो जाता है ये भी, तब ये तीसरी अवस्था जो है इनकी, तीसरी अवस्था में ही बच्चा अपना छोटा वाला सेटल हो जाता है, ठीक? पहला बेटा जब सबसे बड़ा बच्चा सेटल होगा, तब तीसरी अवस्था लगेगी। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था? स्थापत्य काल। तो अभी-अभी हमने बताया कि जो प्रारंभिक अवस्था है, इसी अवस्था को हम स्थापत्य काल के नाम से जानते हैं, समायोजन के काल के नाम से जानते हैं। अच्छा हाँ, जब आपसे पूछा जाता है कि समायोजन की अवस्था किसे कहते हैं, तो हम बताते हैं शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। ज़रा आप हमें बताइए कि बच्चा जन्म के बाद किन 4 चीज़ों के साथ समायोजन करता है? जैसे ताप के साथ करता है यानी तापमान के साथ करता है, श्वसन के साथ करता है। आप 2 और बच रहे हैं, उनको एक बार बता दीजिएगा। और यही कारण होता है कि पहले सप्ताह में बच्चे का वज़न घटता है। जन्म के बाद बच्चे का हफ्ते तक वज़न जो होता है वो घटता है, क्योंकि बच्चा अपने आप से इस वातावरण में समायोजन करता है। ठीक? लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पारिवारिक जीवन साइकिल में या पारिवारिक जीवन चक्र में समायोजन की अवस्था कौन-सी है? तब आप बताएँगे प्रथम अवस्था है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। क्या कह रहा है 44? पारिवारिक जीवन चक्र को किस विद्वान ने 3 सोपानों में विभक्त किया है? ग्रास कैंडल ने, बिगलो ने, निकिल डॉर्सी ने या फिर इलियट व मैरिल ने?
तो बिगलो ने 3 अवस्थाएँ बताई थी, लेकिन बाद में इसे ग्रास कैंडल ने क्या किया और बड़ा कर दिया था। जब हम बात करते हैं बिगलो की, तो इन्होंने 3 अवस्था बताई है। इन तीनों का नाम ध्यान रखेंगे। प्रथम अवस्था, विस्तारण अवस्था और लास्ट है आपका संकुचित अवस्था। ठीक? विस्तृत अवस्था आपकी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें समय, शक्ति, धन इन तीनों की माँग बढ़ जाती है। प्रथम अवस्था में और लास्ट अवस्था में यानी कि प्रथम अवस्था और संकुचित अवस्था में इतना ज़्यादा ना तो समय की माँग होती है, ना धन की माँग होती है और ना ही इतना ज़्यादा शक्ति की माँग होती है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 पर कह रहा है परिवार का निर्माण, समायोजन तथा संतानोत्पत्ति में 3 पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था की उप अवस्था है? अभी हमने आपको बताया था कि इन्होंने प्रथम अवस्था बताई, द्वितीय अवस्था बताई बिगलो ने, तृतीय अवस्था बताई, लेकिन बाद में इनकी अवस्थाओं को भी उप अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया। तो जो आपके परिवार का निर्माण हो रहा है, समायोजन हो रहा है और संतान की उत्पत्ति हो रही है, तो ये तीनों आपने पारिवारिक जीवन की जो प्रथम अवस्था थी, उस प्रथम अवस्था में देखा था। प्रथम अवस्था की ये तीनों उप अवस्थाएँ कहलाती हैं। ठीक? उम्मीद है कि ये जितने क्वेश्चन आपने किए, आपको समझ में आया होगा। क्लास आपको बेहतर लगी होगी, चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। आपने अगर एक बार पढ़ाई की है, तो बस चीज़ों को आपको रिवाइज़ करते हुए चलना है, ठीक? और रिवीज़न आपको बार-बार करना है। मैं ये आपको हर दिन बोलती हूँ क्योंकि रिवीज़न के अलावा और कोई तोड़ है ही नहीं। आपको पढ़ना ही पड़ेगा और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कोई, तो आपको रिवाइज़ करते रहना है। आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बीच-बीच में सो जाते हैं। सो जाने का मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है अब पता नहीं आप लोग कहाँ बिज़ी हैं, कहाँ नहीं, एग्ज़ाम अगले महीने है, 1 महीने भी नहीं बचे हैं अगर ठीक से देखा जाए तो। और आप में से काफ़ी लोग कुछ दिन पहले जैसे अभी 4 से 10 या 15 दिन पहले काफ़ी एक्टिव थे। लेकिन अभी दिख रहा है जैसे आप लोग एक्टिव ही नहीं हैं। काफ़ी लोग क्लासेस कम कर दिए हैं देखना, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आ रही है आपको क्या? मतलब अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार बोल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसकी थियरी भी आपको करवा दें, ठीक? बाकी प्रैक्टिस के माध्यम से तो हम चीज़ों को कर ही रहे हैं। तो चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। अगर आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, जॉइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। वहाँ पर हर शाम 5 पीएम पर आपकी क्विज़ होती है और क्विज़ में हमने प्रश्नों की संख्या को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया है। तो आप अगर चाहें तो वहाँ भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन ज़रूर करिए, ठीक? चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।